हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। विज्ञान भैरव तंत्र के विषय में पिछली वीडियो में हमने बात की। उसमें हमने देखा कि कैसे कैसे हमारी श्वास की विधियां काम करती हैं, हमारी श्वास की विधियां कितनी ज़रूरी हैं हमारे लिए, और विज्ञान भैरव तंत्र का शुरुआत कैसे हुई है, जो ओशो की व्याख्यान है। तो उसकी पहली किताब का नाम है तांत्रिक शुद्धि का आधार। तो आज मेरे पास एक कागज़ है जिसमें मैंने अलग अलग विषय लिखे हुए हैं, जिन पर अलग अलग विचार मुझे पता चले। तो शुरुआत इस चीज़ से कर सकते हैं कि एक सवाल से, हमेशा मार्ग ही क्यों दिए गए, अनुभव की व्याख्या क्यों नहीं हुई। हम हमेशा देखते हैं कि सब ने अपने अलग अलग मार्ग दिए। बुद्ध का अलग मार्ग था, महावीर का अलग मार्ग था, कृष्ण का अलग मार्ग था, ज्ञान भक्ति प्रेम सबका अलग अलग। सबसे पहले तो ये मार्ग उत्पन्न होते हैं उनके केंद्रों से। ज्ञान का केंद्र मस्तिष्क, प्रेम का केंद्र हृदय। ओशो ने विज्ञान भैरव तंत्र के व्याख्यान करते समय सभी केंद्रों के विषय में बात की है। मनुष्य बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी है, उसका केंद्र क्या है, हृदय केंद्रित है या मस्तिष्क केंद्रित है, वो लॉजिकल ज़्यादा है या इमोशनल ज़्यादा है, उसका क्या असर पड़ता है, वो किस तरीके से आगे बढ़ता है, उसके डिसीजंस को कैसे अफेक्ट करता है। उसमें ओशो ये बताते हैं कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो बहुत प्रतिरोध का है, बहुत विरोधाभासी जीवन है। हम एक भी चीज़ को कंप्लीटली नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण से ना हम माइंडफुल हो पा रहे हैं पूरे तरीके से, और ना ही हम प्रेम कर पा रहे हैं पूर्ण तरीके से। तो हृदय केंद्रित व्यक्ति जो नहीं है वो प्रेम नहीं कर सकता, और आज के समय में प्रेम को अलग नज़रिए से देखा जाता है। तो इसी कारण हृदय के केंद्र का हमें पता भी नहीं चलता। तो हमेशा मार्ग इसलिए दिए गए क्योंकि मार्ग में विधियां होती हैं। एक मार्ग पर अग्रसर होने के लिए एक विधि है कि इस विधि का तुम पालन करो, इस विधि की प्रैक्टिस करो और तुम इस मार्ग पर अग्रसर हो। यदि तुम ज्ञान मार्ग पर अग्रसर हो तो तुम्हें नियमित रूप से ज्ञान लेने के लिए किसी गुरु का साथ चाहिए, या ज्ञान लेने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। उसके बाद जब विधियों के बारे में बात होती है तो हमने हमेशा देखा होगा कि हम अनुभव के विषय में कभी बात नहीं करते। जिसने भी व्याख्या की है हमेशा मार्ग के बारे में व्याख्या की है। बुद्ध कहते थे कि मुझसे मोक्ष मुक्ति इन सब के सवाल मत पूछो, इन सब के अनुभव के विषय में मत पूछो, मुझसे पूछो कि ये मार्ग कैसा है, इस मार्ग पर कैसे अग्रसर हूँ, इस मार्ग का पालन कैसे करना है। तो बुद्ध का ये कहना और हमारा ये समझना कि अनुभव को नहीं समझाया जा सकता, अनुभव की व्याख्या नहीं हो सकती। जो कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता मत करो, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि फल अपने आप आता है। यदि हम विधि का पालन करेंगे तो फल पीछे पीछे आएगा, और फल को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं ब्रह्म अनिर्वचनीय है, वैसे ही फल भी अनिर्वचनीय ही है। अब जैसे यूँ कहते हैं कि स्पिरिचुअल न्यूक्लियर बन जाओ, आध्यात्मिक अणु जिसे कहते हैं, उसके बाद जो विस्फोट होता है, स्पिरिचुअल न्यूक्लियस बनने के बाद, स्पिरिचुअल न्यूक्लियर बनने के बाद वो विस्फोट है, उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। उसकी व्याख्या, उसकी चर्चा आज तक कहीं भी नहीं हुई है। वो एक ऐसा अनुभव है जो हर व्यक्ति का अपना अलग है, निजी अनुभव है। जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, आध्यात्मिकता की बात करते हैं उस विषय में, तो अलग अलग शब्द हमारे सामने होते हैं, और इन शब्दों में अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। पर इन शब्दों का आधार जो मुझे समझ आया है वो इस तरीके से है। 3 शब्द हैं जो आते हैं बार बार: मनन, एकाग्रता और ध्यान। इन सब की उत्पत्ति होती है विचार से। विचार दिशाबद्ध नहीं होता, मनन दिशाबद्ध होता है। मनन का अर्थ है क्रिटिकली, लॉजिकली किसी विषय में सोचना।
एक मार्ग को पकड़ के चलना है। इट इज़ अ वन डायरेक्शनल थॉट। एक डायरेक्शन में अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो वो मनन है। उसी मनन के बाद उसी पथ पर अग्रसर होते होते यदि हम एक बिंदु को पकड़ लेते हैं, एक बिंदु पर रुक जाते हैं, उसे कहते हैं एकाग्रता। एक बिंदु पर रुकना किसी दिशा में, उसे एकाग्रता कहते हैं। उसके बाद आता है ध्यान। ध्यान की व्याख्या ऐसे की गई है कि ध्यान को बताया है कि अमन की अवस्था, जिसमें मन का विसर्जन हो जाए, जिसमें मन रहे ही ना, कोई विरोधाभास ही ना रहे, वो ध्यान हो जाता है। तो ये 3 शब्द हैं, इनके अलग अलग स्टेजेस हैं और इन सब की उत्पत्ति होती है विचारों से। अब आध्यात्मिक अणु क्या है? आध्यात्मिक अणु को समझने के लिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। जो हमने देखा होगा कि सूफी संत जो थे वो गोल गोल घूमते थे, वो अपने डांस करते थे जिसमें गोल गोल घूमते। बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल डांसेस हैं, बहुत सारी ऐसी मेडिटेशंस हैं जिसमें गोल गोल घूमने का एक बहुत बड़ा रोल है। तो वो इसलिए, इसमें गुरजीएफ का भी नाम आता है बाद में। तो उसका अर्थ ये है कि अगर हम गोल घूमेंगे तो हमारा जो केंद्र है, जैसे हम नृत्य कर रहे हैं, तो जो वर्तुल उत्पन्न हो रहा है वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। वो जैसे ही छोटा छोटा होता जाएगा हम एक जगह पर आकर एकाग्र हो जाएंगे। यहाँ मतभेद आता है एकाग्रता के अर्थ में और केंद्रित होने के अर्थ में। केंद्रित होना और एकाग्र होना दोनों का अर्थ अलग अलग है। वो ऐसे कि हम एकाग्रता के द्वारा केंद्र पर पहुंचते हैं, साधन के द्वारा हम साध्य पर पहुंचते हैं, मार्ग मंजिल नहीं है। तो जैसे जैसे वो वर्तुल है वो छोटा होता जाता है, वो एक जगह कंसंट्रेट होता जाता है, एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी आकर रुक जाती है। उसके बाद जो विस्फोट होता है उसके विषय में चर्चा करना मुश्किल है, क्योंकि वो फल है। इसीलिए कहते हैं कि फल की चर्चा नहीं हो सकती, और जिस चीज़ की चर्चा नहीं हो सकती उसके विषय में चिंतन भी नहीं हो सकता। तो कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता मत करो। अब बहुत सारी ध्यान विधियों में 7वीं विधि है अपने नितंब के सहारे केंद्र पर पहुंचना। एक चीज़ के बारे में बार बार बताया गया है कि क्रांति केंद्र के द्वारा नहीं घटित होती। किसी का केंद्र यहाँ है, किसी का केंद्र यहाँ है, किसी का केंद्र कहीं भी है, अपने अलग केंद्र निर्मित कर सकते हैं हम। क्रांति केंद्र के कारण नहीं घटित होती, क्रांति केंद्रित होने के कारण घटित होती है। अब जैसे हम कह सकते हैं कि बुद्ध, हिंदू और तिब्बती, ये 3 प्रैक्टिसेस बहुत लंबे समय से चलती आई हैं, जो अलग अलग प्रयोगों से अपने केंद्र ढूंढती आ रही हैं। बुद्ध कहते हैं कि हमारे 9 केंद्र हैं, 9 चक्र हैं। बुद्ध 9 चक्रों के बारे में बात करते हैं, हिंदू 7 चक्रों के बारे में और तिब्बती 13 चक्रों के बारे में। और इसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ इतने ही हैं, इसका अर्थ ये है कि हम अपना केंद्र खुद भी निर्मित कर सकते हैं। केंद्र का अर्थ है जहाँ पहुँचने के बाद विस्फोट हो। अब हम बात कर सकते हैं कि नितंब पर ध्यान देने की जो विधि है, विज्ञान भैरव तंत्र में बताया है कि अचानक केंद्रित होने के लिए हम सारा भार, सारा ध्यान अपने नितंब पर कर बैठें। अगर हम बैठे हैं तो अपने पद्मासन में यदि हम बैठे हैं तो हम अपने घुटने थोड़े ऊपर उठा लें, रीढ़ सीधी कर लें, ताकि जो पूरा वज़न है वो हमारे नितंब पर हो, और उसी क्षण हम केंद्रित हो जाते हैं। ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है। ये एक दिन की प्रैक्टिस ऐसे नहीं है कि हमारे जो नितंब है वो निरंतर यूज़ में रहे हैं, हम इतने उनसे डिटैच हो चुके हैं कि उनकी सेंसिटिविटी ख़त्म हो गई है। तो सबसे पहले शुरुआत करनी पड़ेगी उन्हें दोबारा संवेदनशील बनाने से। उन्हें दोबारा संवेदनशील बनाने के कारण हम आराम से
उसमें आ सकते हैं और उसमें जा सकते हैं। संवेदनशील बनाने के लिए सबसे पहली प्रैक्टिस बताई हुई है कि अपने इस हाथ से इस हाथ को अनुभव करना, इस तरीके से अनुभव करना कि सिर्फ ये ही बचे, उसके अतिरिक्त पूरा शरीर ना हो, पूरा शरीर ना बचे। ये पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि बॉडी माइंडफुलनेस की जो हम एक्सरसाइज करते हैं, जिसे हम मेडिटेशन भी कह देते हैं, वो सिर्फ एक विधि है। उस विधि के कारण, वो विधि भी नहीं, विधि का एक बहुत छोटा प्रोसेस है। जैसे केंद्रित होने के लिए, नितंब पर केंद्रित होने के लिए हमें ये प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है कि हमारे नितंब दोबारा संवेदनशील हो जाएं। इसके लिए हम अपने हाथों से शुरू करेंगे। हाथों पर कम से कम 3 हफ्ते के प्रयास, 3 हफ्ते का प्रयोग, जिससे हमें पता चले कि हमारे हाथ कितने सेंसिटिव हैं। इसे कहते हैं, बड़े लोगों ने बहुत कहा इसे, कि अगर हमने ये प्रैक्टिस की और हमारे अनुभव हुए तो एक नया हाथ पैदा हो जाएगा, उसमें नई ऊर्जा आ जाएगी, नए ऐसे सेल्स आ जाएंगे जिससे हम रिसेप्ट बहुत जल्दी कर सकते हैं, मतलब बहुत जल्दी एक चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, समझ सकते हैं उस सेंस को, उस टच को। तो हर चीज़, तो माइंडफुलनेस का ये गोल था प्राइमरीली, कि हम अगले स्टेप में जाने से पहले अपनी बॉडी को अवेयर कर लें कि हम हैं क्या। पर माइंडफुलनेस सिर्फ वहीं जाके रुक गई है कि हमें यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देना है। नहीं, उसका अगला भी प्रोसेस है। नितंब पर केंद्रित होने के माध्यम से, हाँ, नितंब के बारे में बात करने से एक और चीज़ याद आई। शायद लाओ त्सु की मेडिटेशन है ये, जिसमें वो बताते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक तराजू है। ये 2 कंधे हैं, यहाँ उन तराजू के वज़न है, एक का इस तरफ, एक का इस तरफ। यदि हमने उस तराजू को, उस वज़न को साध लिया, उसे बराबर कर लिया, तो हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसको समझते समय और नितंब का एग्जाम्पल पढ़ते समय मुझे दोबारा इसकी याद आई। नितंब का बताते हुए, नितंब वाली मेडिटेशन बताते हुए ये कहा है कि हम जब इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, दोबारा संवेदनशील हो जाएंगे अपने शरीर के प्रति, तो हम ध्यान देंगे बैठने पे कि हम एक नितंब पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, स्वाभाविक तरीके से ही हम दूसरे पर ज़्यादा जोर डालने शुरू कर देंगे। जैसे जैसे धीरे धीरे समय के साथ हम दोनों को बैलेंस कर लेंगे, तब हमारे अंदर केंद्र का प्रवेश होगा, तब हम केंद्र में प्रवेश कर पाएंगे। हमारे अंदर केंद्र तो है ही, तब हम केंद्र में प्रवेश कर पाएंगे। अब उससे पहले एक विधि है। हम कहीं भी हों, किसी भी जगह हों, जैसे हम किसी वाहन में बैठे हैं, उसके साथ लयबद्ध होने की विधि। किसी भी प्रोसेस को करते समय हमने सुना है कि वो रिदम में आ जाता है, वो इंसान दौड़ते समय रिदम में आ गया। और इसीलिए कहते हैं कि स्पोर्ट्स में भी कहते हैं कि अगर कोई रिदम में कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो वो थकता धीरे धीरे है, वो बहुत कम थकता है, उसकी वेयर आउट होने की प्रोसेस बहुत स्लो हो जाती है। वो इसलिए कि सबसे पहले जब लयबद्ध हम होते हैं, तो लयबद्ध होने के समय अगर हम किसी चीज़ के साथ सिंक में आ गए हैं तो उसमें प्रतिरोध नहीं है, हम उस चीज़ को अवरोध नहीं रहे। इसका एक एग्जांपल है ट्रेन का एग्जांपल। ट्रेन में हम में से अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, इस पर अलग अलग अनुभव है, वो मैं बताता हूँ क्यों। कुछ लोग हैं जो ट्रेन में बैठते हैं जिन्हें नींद आ जाती है। कुछ लोग हैं जो ट्रेन का सफ़र करने के बाद बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं। तो इसका सिंपल सा अर्थ ये है, सिंपल सा रीज़न ये है कि ट्रेन में हम बैठने के बाद एक प्रॉपर सिंक में जो चल रही है, वो जो आवाज़ हमें सुनाई दे रही है, उसके साथ हम लयबद्ध हो जाते हैं, तो हमें नींद आ जाती है, हमें थकान कम होती है, हम केंद्र से जुड़ जाते हैं, हम बहुत गहरे में चले जाते हैं, हम नहीं रहते, हमें ध्यान नहीं रहता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। पर यदि हम बार बार कोशिश करेंगे, और ये स्वाभाविक है, शरीर अपने आप प्रतिरोध करता है, कोई जानबूझकर तो कोई ही करता होगा, कोई इतना अवेयर बहुत मुश्किल से ही होगा कि यार मैं जानबूझ के प्रतिरोध कर रहा हूँ और मुझे पता भी है इस चीज़ का। तो जब हम रेल में बैठने के बाद
उस आवाज़ से, उसके तारतम्य से, उसके रिदम से अवरोध अवरोध प्रतिरोध करते हैं तो हमें थकान होती है, क्योंकि मस्तिष्क की पूरी ऊर्जा इसमें जाती है कि मैं बैलेंस कैसे बनाऊं। जैसे हम कभी गाड़ी में बैठे होते हैं, गाड़ी लेफ़्ट जाती है, हम राइट जाते हैं, तो अपने वेट को, अपने केंद्र को मेंटेन करने के लिए हम जो मूवमेंट्स करते हैं वो थकाने वाली होती है। पर यदि हम अपने आप को छोड़ दें आराम से, हम उस गाड़ी के साथ भी धीरे चलते हुए वाहन के साथ या शांति से बैठे हुए भी यदि हर चीज़ के साथ तारतम्य में आ जाएं तो हमें थकान कम होगी। और ये एक और विधि है जिसके द्वारा हम केंद्र में पहुंच सकते हैं। अब हाँ, और एक और एक और विचार है कि अपनी जो इंद्रियां हैं, एक और मेडिटेशन प्रैक्टिस है कि अपनी जो सारी इंद्रियां हैं, कान, आँख, नाक, स्पर्श की जो इंद्रियां हैं, इन सबको बंद कर दो। या अपने हाथों से अपने कान बंद कर लो, आँख बंद कर लो, नाक बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, जिससे हमें बाहर का कोई अनुभव ना हो और हमारे विचारों की गति बिल्कुल शून्य हो जाए, हमारे विचार रुक जाएं, हम विचारशील ना ही रहें। तो इस मेडिटेशन को यूं भी कहा गया है कि इमेजिन करो कि तुम बिना सिर के हो, तुम्हारा सिर है ही नहीं। इसको प्रयोग में लाने के लिए आँख, कान, नाक, मुंह सब बंद करने के बाद जो विचार शून्य व्यक्ति हमारे सामने प्रकट होता है वही वास्तविक हम हैं। वरना जो हम देख रहे हैं, जो हमें आभास हो रहा है कि हम उससे अलग हैं, हम केंद्र पे हैं। ये जो बाहरी, जो सतही हमें दिखाई दे रहा है, जो हमारी पर्सनैलिटी, जो हमारी प्रैक्टिसेस सतही तौर पर दिख रही है, वो हम हैं नहीं। अब वर्तुल वाली मेडिटेशन पे गुरजीएफ ने बहुत काम किया। ओशो कहते हैं कि गुरजीएफ ने अपनी अलग अलग फॉर्म्स बनाई, अपने अलग अलग डांसेस बनाए, जिनके थ्रू उन्होंने लोगों को मेडिटेशन करने में आसानी दिलाई। ओशो की जो डायनेमिक मेडिटेशंस हैं, डांस वाली मेडिटेशंस हैं, वो गुरजीएफ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। ओशो भी गुरजीएफ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, उनको पढ़ते रहे हैं, उनको कोट करते रहे हैं। तो जो गुरजीएफ थे, गुरजीएफ के बारे में बताते हैं कि उनका एक डांसर्स का ग्रुप था 100 लोगों का। वो अलग अलग जगह जाकर परफॉर्म करते थे, जिसमें गुरजीएफ खड़े होकर उन्हें आदेश देते थे कि अब चलना है, अब रुकना है, अब गोल घूमना है, अब क्या करना है। वही पूरी परफॉर्मेंस थी। अब उस परफॉर्मेंस में क्या होता था कि जैसे ही ऑडियंस साथ में आई, सिंक में आई, एक चीज़ रिदम में चल रही है, तो एक ऑडियंस जहाँ ध्यान दे रही है वो रिदम में आ जाती है उसके साथ। पर जैसे ही वो रुकते थे डांसर्स, तो ऑडियंस के दिमाग भी रुक जाते थे, विचार शून्य हो जाते थे, उनका मन रुक जाता था। उनका जो मन विचार शून्य होता था तो उन्हें समझ नहीं आता था कि क्या करें। तो इसे बहुत सारे लोगों ने एक अब्सर्ड प्रैक्टिस भी कहा था कि पता नहीं क्या करना चाह रहा है। और इसमें एक और था कि एक बार यूँ हुआ कि गुरजेफ अपना परफॉर्मेंस कर रहे थे, और जब सारे जो डांसर्स थे वो गोल घूमते घूमते, उनका जो वर्तुल था, जो मैंने बताया अभी, जो डांस का वर्तुल था, जो उनका बाहरी वर्तुल से वो अंदर प्रवेश कर गए थे, वो केंद्रित हो गए थे, वो एक अणु बन गए थे। तो उस समय वो धीरे धीरे स्टेज के एजेस पे आ गए थे। तो ऑडियंस वेट कर रही थी, गुरजीएफ अब रोकेंगे, अब रोकेंगे, अब रोकेंगे। पर जैसे ही वो स्टेज के एंड पे आए तो गुरजीएफ ने उन्हें नहीं रोका, और हुआ ये कि गुरजीएफ ने पीठ कर ली उनकी तरफ और सिगार जला ली। और उन्होंने नहीं रोका, इस वजह से वो लोग नीचे स्टेज से गिर गए। स्टेज जो कि अच्छी खासी हाइट पे था, तो लोगों को घबराहट हुई, शोर मचा। पर जैसे ही वो सभी डांसर्स दोबारा होश में आए तो देखा गया कि उनमें से किसी को चोट नहीं लगी, कोई खरोच नहीं आई, किसी का हाथ पैर कुछ नहीं टूटा। इसका कारण ये था कि गुरजीएफ कहते हैं कि हम अलग हैं, हम जो हैं वो सिर्फ केंद्र पर हैं। हाँ, गुरजीएफ यूँ भी कहते हैं कि हड्डियाँ ग्रेविटी के कारण नहीं टूटती, हड्डियाँ प्रतिरोध के कारण टूटती है।
तो इस विषय में गुरुजीएफ ने काफ़ी काम किया, अलग अलग बातें बताई, प्रैक्टिसेस बताई। बहुत सारी प्रैक्टिसेस जो आज हम करते हैं वो कहीं ना कहीं गुरुजीएफ से ली हुई है। ओशो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे गुरुजीएफ से। उसके बाद एक और प्रैक्टिस बताई जाती है मेरुदंड को लेके, अपनी रीढ़ की हड्डी को लेकर। जैसे ही हम मूलाधार से ऊपर बढ़ते हैं, अपने सभी चक्रों के विषय में बात करते हैं, सोच करते हैं, विचार करते हैं, तो हम देखते हैं कि मेरुदंड उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि सारे सेंसेस, सब कुछ, सारे मैसेजेस यहीं से आते जाते हैं। और मेरुदंड को देखने का एक प्रयोग है, एक प्रैक्टिस है। कहते हैं कि मेडिटेशन करो, बैठो शांत और अपनी मेरुदंड को देखो। ये भी बॉडी माइंडफुलनेस की ही एक्सरसाइज है, पर ये मेडिटेटिव एक्सरसाइज है और बॉडी माइंडफुलनेस ने बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है चीज़ों को। आजकल जो लोग बॉडी माइंडफुलनेस के बारे में पढ़ रहे हैं वो प्राइमरी टेक्स्ट नहीं पढ़ रहे हैं। उनके पास जो है वो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हैंड इन्फॉर्मेशन है। जो मैं बता रहा हूँ ये भी थर्ड हैंड इन्फॉर्मेशन होगी शायद, ये सेकंड हैंड तो है ही है फॉर श्योर, थर्ड हैंड होगी। और इस इन्फॉर्मेशन को अगर कोई व्यक्ति यूज़ करेगा तो इसमें से भी काट छाँट के यूज़ करेगा। तो बॉडी माइंडफुलनेस ने वो किया है मेडिटेशन के साथ, या उसके साथ बॉडी माइंडफुलनेस के साथ हुआ है वो मेडिटेशन के प्रोसेस में। तो मेरुदंड का जो प्रयोग है वो बहुत वर्षों से होता है, बहुत सदियों से होता है। उसमें ये है कि हम स्थिर बैठें, शांत बैठें और अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसे अपने बाहरी नेत्रों से तो हम नहीं देख सकते, अंदर के नेत्रों से देखने का प्रयास करें। अब पहले पहले क्या होगा कि वो मात्र एक कल्पना होगी, जो हमें दिखाई देगा, जो हम देखेंगे, देखना चाहेंगे, वो मात्र एक कल्पना होगी। उसके अलावा जैसे जैसे 3 हफ्ते बीतेंगे, 4 हफ्ते बीतेंगे, 2 महीने होंगे, 3 महीने होंगे, उसके बाद हमें अपना वास्तविक मेरुदंड दिखना शुरू हो जाएगा, हमें अपनी रीढ़ दिखनी शुरू हो जाएगी। और इसकी शुरुआत हम ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल इसका अर्थ ये नहीं है अगर हम मेडिटेटिव प्रोसेस में जा रहे हैं तो सिर्फ बातों से, हम प्रैक्टिकल यूज़ भी कर सकते हैं। एक रीढ़ की हड्डी की फ़ोटो प्रिंट करवाओ, उसे अपने सामने लगाओ, उस पर मेडिटेट करो। जब तुम्हें पता चल जाए कि रीढ़ की हड्डी दिखती कैसी है, मेडिटेशन होती कैसे एक फ़ोटोग्राफ पे, तो अपनी आंतरिक आँखों से अपनी रीढ़ की हड्डी को देखना शुरू करो। और जो वो बात है कि केंद्र के कारण से ऊर्जा का विस्फोट नहीं होता, केंद्र के कारण से हम केंद्रित नहीं होते, केंद्र माध्यम है बस। तो उसका एक एग्जाम्पल ये भी है कि ताओवादी लोग जो करते थे, ताओवादी लोग करते थे अपने पैर का जो अंगूठा है सिर्फ उस पर पूर्ण ध्यान करना, उस अंगूठे पर इतना ध्यान करते थे कि वो केंद्र को प्राप्त हो जाते थे। इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं कि केंद्र यहाँ है, नाभि पर है या कहीं और जगह, और पर इसमें ताओवादियों ने तो अंगूठे में ही पहुंचा दिया है। तो घटना केंद्रित होने के कारण घटती है, केंद्र के कारण नहीं। एक और ऑब्जर्वेशन इन्होंने साथ में बताई हुई है कि इससे अलग है पर केंद्र के विषय में ही है। इसमें कहते हैं कि बच्चों को ऑब्जर्व करो कि बच्चे रहते कैसे हैं। हमने ऑब्जर्व किया होगा कि बच्चे बॉडी से इतने ज़्यादा डिटैच्ड हैं, वो डायरेक्ट बॉडी में प्रवेश नहीं करते हैं। बच्चों को नोटिस करने के बाद ये दिखाई देता है कि बच्चे डायरेक्ट बॉडी में प्रवेश ना करके धीरे धीरे अपने इंद्रियों को जानते हैं, धीरे धीरे उसमें प्रवेश करते हैं। बच्चा यदि किसी चीज़ को देख रहा है तो वो एक आँख से देखेगा, उसकी एक आँख की पुतली बड़ी होगी, छोटी होगी, वो एक साइड से रिएक्ट करेगा क्योंकि वो धीरे धीरे शरीर के साथ तारतम्य में आ रहा है। वो अपने केंद्र से इतना जुड़ा हुआ है कि उसे अभी पता नहीं है कि मेरा शरीर अलग है, मेरी इंद्रियां अलग हैं। तो उस तरीके से उसे समय लगता है ये सब सोचने में, ये सब करने में। तो इसी चीज़ को जैसे जैसे आगे आगे वो करता है, सीखता है, तो अब आ जाता है आगे समाज के प्रति जो उसके विचार होते हैं, या समाज जो उसके विचारों को इन्फ्लुएंस करता है,
उसके कारण से वो अपने केंद्र से दूर हो जाता है। समाज दमन का कारण है। दमन के विषय में बहुत कुछ हमने जो सीखा है वो बाहर से सीखा है, अंदर से हमने कुछ भी नहीं सीखा है। बहुत कम ही ऐसा होता होगा कि माता पिता अपने स्वाभाविक रूप से हमें दमन के विषय में सिखाते हैं, पर हम दमन के विषय में ज़्यादातर सीखते हैं बाहर से। अंदर से इस पर कोई विचार नहीं होता, कोई कुछ नहीं कहता। आज के लिए सिर्फ इतना ही जिसमें ये सब बताया हुआ है, ये था जिस पे लिखा हुआ था। ये अलग अलग विधियां हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी था। आगे प्रयास होगा कि अद्वैत के विषय में बात हो। रामानुज का अद्वैत, आदिशंकर के अद्वैत के बारे में मैंने बात की ही है। शायद लोगों को समझ भी नहीं आई, क्योंकि ठीक से नहीं बताया मैंने, ठीक से एक्सप्लेन करना नहीं आया उसमें। बट अगली कुछ वीडियोस में कोशिश रहेगी कि डायरेक्ट नोट्स ना दे के थोड़ा बहुत ऐसे क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से समझाया जाए, ताकि आप भी तारतम्य में आ जाएं और मैं भी लयबद्ध कर पाऊँ, आपको एक रेल में बिठा के कहीं ले चलूँ। तो आज के इतना ही। प्रयोग करो, थोड़ा बहुत देखो, ज़्यादा मतलब ऐसे एक्सट्रीम तरीके से नहीं हो सकता पहले दिन में, धीरे धीरे करना पड़ेगा। एक दिन में करने का प्रयास ना करें, एक हफ्ते में करने का प्रयास ना करें, 2 हफ्ते में करने का प्रयास ना करें, कम से कम 3 हफ्ते एक चीज़ पे लगाएं। उसे छोड़ने से पहले। सारी विधियां सबके लिए काम नहीं करती हैं। एक फिलोसोफर हुए जेकब बोरेल करके, बोरेल नाम शायद, पता नहीं, कुछ ऐसा ही नाम है। तो उन्होंने बताया कि जब मैं इसे स्पिरिचुअल न्यूक्लियर के बारे में पढ़ रहा था, आध्यात्मिक अणु के बारे में, तब उनका जिक्र आया। तो उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति जो परमात्मा को प्राप्त हो चुका है, वो 2 तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करता है। या तो परमात्मा को प्राप्त हुआ आदमी यूँ कहता है कि हर जगह केंद्र है, या वो ये कहेगा कि केंद्र कहीं भी नहीं है। ये 2 बातें विरोधाभासी मालूम होती हैं, पर विरोधाभासी है नहीं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली बार 2-3 हफ्ते बाद।